जब रॉ ने न्यू दिल्ली टेरर अटैक के मास्टरमाइंड अब्दुल्ला बशीर को उसके घर में घुसकर घेरा तो उसने जो खुलासे किए वो आपका दिल दहला देंगे। साल था 2018। सुबह के लगभग 4 बजे थे। दिल्ली की ठंडी हवा में सायरनों की आवाज नहीं थी, कोई गोली नहीं चली थी, कोई धमाका नहीं हुआ था। लेकिन अगर उस सुबह सिर्फ कुछ घंटे की देरी हो जाती तो शायद पूरा देश आज एक और तारीख को काले दिन के रूप में याद कर रहा होता। एक नौजवान लड़का साधारण कपड़ों में एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बार बार एक ही तस्वीर देख रहा था। दिल्ली का एक भीड़-भाड़ वाला इलाका, और उसी पल बाहर खड़ी एक टीम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। दरवाजा खुला और एक आवाज आई, पुलिस, हिलना मत। उस लड़के का नाम था अब्दुल्ला बशीर, और जो हमला वो करने वाला था वो बस कुछ घंटों की दूरी पर था। आज की ये कहानी है उस आतंकी हमले की जो होने से ठीक पहले रोक लिया गया। हम आज जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रोका गया एक वास्तविक और प्रमाणित आतंकी षड्यंत्र है। ये मामला साल 2018 का है और निशाना था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे जुड़ा गणतंत्र दिवस का समय। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस सुबह से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिखने वाले लड़के से, अब्दुल्ला बशीर। नाम सुनकर किसी को शक नहीं होता। न कोई आपराधिक रिकॉर्ड, न कोई बड़ी पहचान, न कोई आतंकी जैसा चेहरा। वो उत्तर प्रदेश के एक सामान्य इलाके में रहता था। छोटा सा परिवार, आसपास के लोग उसे सीधा साधा लड़का मानते थे। लेकिन उसके मोबाइल फोन के अंदर एक दूसरी दुनिया चल रही थी। भारत में आतंकी नेटवर्क आज सिर्फ हथियारों से नहीं चलते, वे चलते हैं चैट ग्रुप से, एन्क्रिप्टेड ऐप से, ऑनलाइन वीडियो से और वैचारिक ब्रेन वॉश से। यही रास्ता था जिससे अब्दुल्ला बशीर भी अंदर खींचा गया। धीरे धीरे उसे ऐसे ग्रुप्स में जोड़ा गया जहां दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर दिखाया जाता था, एक हम और एक वो। जहां भारत को एक दुश्मन देश के रूप में पेश किया जाता था, जहां हर वीडियो में यही सिखाया जाता था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। यहीं से शुरू होती है उस खतरनाक सोच की ट्रेनिंग जिसे सुरक्षा एजेंसियां रेडिकलाइजेशन कहती हैं। लेकिन ये लड़का सिर्फ ऑनलाइन बातों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे वो उन लोगों के संपर्क में आया जो भारत के बाहर बैठे थे, जो उसे निर्देश दे रहे थे और जो साफ साफ कह रहे थे, तुम्हें भारत में हमला करना है। योजना साफ थी। देश का सबसे संवेदनशील समय चुना गया था, गणतंत्र दिवस के आसपास का समय, जब देश भर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहती है लेकिन भीड़ भी सबसे ज्यादा होती है। यही विरोधाभास आतंकियों के लिए मौका बन जाता है। अब्दुल्ला को जो निर्देश दिए गए थे उनमें एक बात बार बार दोहराई जाती थी कि रेकी जरूरी है, और यही वो गलती थी जिसने इस पूरे षड्यंत्र को उजागर कर दिया। अब्दुल्ला अपने फोन में लगातार कुछ खास जगहों की तस्वीरें सेव कर रहा था। कुछ सड़कें, कुछ सार्वजनिक स्थल, कुछ सरकारी परिसरों के आसपास के इलाके, कौन सी गली में कैमरा है, कहां गार्ड बदलते हैं, किस वक्त भीड़ ज्यादा होती है। और इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन नेटवर्क पर गई। कुछ संदिग्ध अकाउंट्स, कुछ विदेशी आईपी एड्रेस और कुछ ऐसे मैसेज जिनमें भारत से जुड़े लक्ष्य की बातें हो रही थीं। यहीं से इस केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंट्री होती है। स्पेशल सेल को पहले से ही इनपुट मिल रहे थे कि भारत में कुछ युवा लड़कों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। जब उस नेटवर्क को ट्रैक किया गया तो एक नाम बार बार सामने आने लगा, अब्दुल्ला। शुरुआत में सिर्फ डिजिटल सर्वेलेंस था, उसके कॉल्स, उसके मैसेजेस, उसकी ऑनलाइन गतिविधियां। और जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता गया, तस्वीर और साफ होती चली गई। ये कोई सामान्य विचारधारा वाला युवक नहीं था, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि उसकी बातचीत में बार बार एक ही शब्द आ रहा था, जल्दी, टाइम कम है, जल्दी करना है, डेट बदल नहीं सकती।
यानी योजना तैयार थी, अब सिर्फ उसे अंजाम देना बाकी था। जांच में यह भी सामने आया कि वो अपने संपर्कों को यह भरोसा दे चुका था कि मैं तैयार हूं, और यहीं से एजेंसियों के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को मरने के लिए तैयार कर लेता है तो उसे रोकना सबसे मुश्किल हो जाता है। अब सवाल था वो हमला कहां करने वाला था। जांच में सामने आया कि उसके फोन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ी कई लोकेशन सेव थीं। कुछ सार्वजनिक स्थल जहां आम नागरिकों की भारी भीड़ रहती है, ये कोई एक निश्चित जगह नहीं थी, बल्कि संभावित टारगेट्स की एक सूची थी। यानी अंतिम लक्ष्य परिस्थितियों के हिसाब से चुना जाना था। और यही बात इस केस को और खतरनाक बना देती है, क्योंकि अगर एक जगह सुरक्षित हो जाए तो दूसरी जगह। अब एजेंसियों के पास समय बहुत कम था। डिजिटल सर्वेलेंस से यह साफ हो गया था कि अब्दुल्ला जल्द ही अपनी लोकेशन बदलने वाला है। उसकी गतिविधियों में तेजी आ चुकी थी, और तभी एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ। एक छोटा सा वाक्य, अब देर नहीं कर सकते। यही वो पल था जब ऑपरेशन को तुरंत जमीनी स्तर पर उतारने का फैसला किया गया। स्पेशल सेल की टीम गुप्त रूप से उस इलाके में पहुंची जहां अब्दुल्ला मौजूद था। कोई सायरन नहीं, कोई बड़ी हलचल नहीं, क्योंकि अगर उसे जरा भी शक हो जाता तो वो उसी समय किसी और जगह निकल सकता था, या उससे भी बुरा, वो मौके पर ही कुछ कर सकता था। और अब हम लौटते हैं कहानी के उसी शुरुआती दृश्य पर। सुबह के लगभग 4 बजे टीम सीढ़ियां चढ़ती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, और कुछ ही सेकंड में अब्दुल्ला बशीर हिरासत में होता है। उस वक्त तक देश में प्रस्तावित हमले में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। यह बात बाद में पूछताछ में सामने आई। जब उससे पूछा गया कि तुम कब हमला करने वाले थे, तो उसने जो समय बताया वो अगले ही दिन का था। यानी अगर उस रात उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो अगले कुछ घंटों में देश एक बड़े हमले की खबर सुन सकता था। अब गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। उसके मोबाइल फोन, उसके डिजिटल स्टोरेज, उसके ऑनलाइन अकाउंट्स, हर एक चीज की फोरेंसिक जांच की गई, और यहीं से पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी। उसके पास आतंकी संगठन से जुड़ी प्रचार सामग्री थी, वीडियो, भाषण, कट्टर विचारधारा वाले मैसेज। कुछ ऐसे कंटेंट भी थे जिनमें साफ साफ बताया गया था कि भीड़ में कैसे घुसना है, कैसे पहचान छिपानी है, और कैसे आखिरी समय तक सामान्य दिखते रहना है। सबसे डराने वाली बात यह थी कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। पूछताछ में उसने बताया कि उसे लगातार यह सिखाया जाता था कि अगर तुम मर गए तो तुम हीरो बन जाओगे। यानी हमला केवल रणनीति नहीं था, वो एक इमोशनल ब्रेन वॉश का नतीजा था। जांच में यह भी सामने आया कि उसे भारत के बाहर बैठे हैंडलर्स से लगातार निर्देश मिल रहे थे। कौन सी खबर देखनी है, कौन सी वेबसाइट से अपडेट लेना है, किस तरह से अपनी पहचान छिपानी है। ये पूरा एक डिजिटल आतंक नेटवर्क था, और अब्दुल्ला उस नेटवर्क का मैदान में उतरने वाला मोहरा था। यह भी सामने आया कि वो अकेला नहीं था। भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ और युवा लड़कों को इसी तरह तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब्दुल्ला का केस इसलिए ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो एक्टिव स्टेज में पहुंच गया था। यानी अमेज़न विचारधारा से आगे, तैयारी से आगे अब सिर्फ एक कदम बाकी था। गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने पूरे नेटवर्क को पीछे तक ट्रेस किया। कई डिजिटल अकाउंट्स बंद कराए गए, कई संदिग्ध संपर्कों को चिन्हित किया गया, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा हमला टल गया जिसका शिकार कोई भी हो सकता था। यह कहानी हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई बताती है। आज के दौर में आतंकी सिर्फ सीमाओं से नहीं आते, वे मोबाइल फोन से आते हैं, इंटरनेट से आते हैं, और हमारे ही समाज के अंदर से निकलते हैं। अब्दुल्ला किसी जंगल में छिपा हुआ आतंकी नहीं था। वो हमारे जैसे ही शहरों में रहता था, हमारे जैसे ही बाजारों में जाता था, हमारे जैसे ही कपड़े पहनता था। और यही बात इस केस को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि अगर एजेंसियों को वो एक छोटा सा डिजिटल सुराग नहीं मिलता, अगर उसे एक मैसेज पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो शायद हम आज ये कहानी एक डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं, एक शोक संदेश की तरह सुनते। ये भी याद रखना जरूरी है कि यह केस किसी फिल्म की तरह
एक हीरो पुलिस ऑफिसर की वजह से नहीं सुलझा। ये सुलझा डेटा एनालिस्ट से, साइबर एक्सपर्ट से, फील्ड इंटेलिजेंस से और कई गुमनाम अफसरों की टीम वर्क से। और यही आधुनिक आतंकवाद से लड़ने का तरीका है। जब इस केस की जानकारी मीडिया में आई तो बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि जब धमाका नहीं होता तो खबर भी छोटी हो जाती है। लेकिन सच ये है, रोक दिया गया हमला अक्सर किए गए हमले से कहीं बड़ी सफलता होता है। आज जब हम आराम से अपने घरों में बैठकर खबरें देखते हैं तो हमें शायद ये एहसास नहीं होता कि कई बार हमारी सुरक्षा उन फैसलों पर टिकी होती है जो आधी रात को बिना किसी कैमरे के सामने लिए जाते हैं। अब्दुल्ला बशीर का मामला आज भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक केस स्टडी है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति पूरे सिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है और कैसे एक छोटी सी डिजिटल चूक एक पूरे आतंकी प्लान को उजागर कर सकती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। अगर एक युवक इतनी आसानी से कट्टरपंथी बनाया जा सकता है तो हम समाज के रूप में कहां चूक कर रहे हैं? क्या हम अपने आसपास बदलते व्यवहार को पहचान पाते हैं? क्या हम ऑनलाइन दुनिया की असल सच्चाई समझ पाते हैं? क्योंकि अगला अब्दुल्ला किसी और गली में हो सकता है, किसी और शहर में हो सकता है और किसी और मोबाइल स्क्रीन पर वही वीडियो देख रहा हो सकता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक रोके गए हमले की नहीं है, ये उस अदृश्य लड़ाई की कहानी है जो हर दिन, हर रात बिना किसी शोर के हमारे देश के लिए लड़ी जाती है। और अगली बार जब आप गणतंत्र दिवस की परेड देखें, तिरंगे को लहराते हुए देखें, तो सिर्फ समारोह मत देखिए, उसके पीछे छुपी हजारों अनसुनी कहानियों को भी याद कीजिए, जिनमें से एक कहानी थी उस आतंकी हमले की जो होने से बस कुछ घंटे पहले रोक लिया गया।